नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और करते हैं खबरों की शुरुआत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात चार धाम देवस्थानम एक्ट से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री समेत पहाड़ के प्रमुख मंदिरों का नियंत्रण सरकारी हाथ में देने वाले चार धाम देवस्थानम एक्ट पर अब उत्तराखंड हाईकोर्ट आज से फाइनल सुनवाई करने जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि उनका एक्ट एकदम सही है और किसी के अधिकारों को खत्म नहीं करता है। आपको बता दें कि इस एक्ट को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं इस मामले में तीर्थ पुरोहितों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दी है। इसमें सीएम, मंत्री और अधिकारियों को देवस्थानम बोर्ड में रखने की चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट ने 27 नवंबर 2019 को चार धाम देवस्थानम एक्ट को मंजूरी दी थी और राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद ये कानून भी बन गया था। वहीं आज से मामले में फाइनल सुनवाई होनी है और आज एक्ट के विरोध में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट में प्रति शपथ पत्र दाखिल करेंगे। चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथ और जस्टिस आरसी खुल्बे की बेंच मामले की सुनवाई करेगा। वहीं आज देवस्थानम बोर्ड पर नैनीताल हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है कि आज उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मेरी पीआईएल पर सुनवाई करने जा रहे हैं। मेरी पीआईएल उत्तराखंड के मंदिरों पर राज्य सरकार के अधिग्रहण को लेकर की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। कोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन होगी। और उत्तरकाशी चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसको लेकर गंगोत्री मंदिर समिति के पंडा पुरोहितों ने मां गंगा और माननीय हाईकोर्ट पर पूर्ण विश्वास जताते हुए फैसला अपने हक में आने की उम्मीद जताई है। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित गंगोत्री और मुखबा में क्रमिक अनशन पर है। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में हमारे इस केस को लेकर के सुनवाई होनी है और मुझे मां गंगा पर और माननीय न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि जब भी हमने इसके संबंध में नैनीताल हाईकोर्ट में रिट दायर की, उसके जवाब में उत्तराखंड सरकार को काउंटर फाइल करना था, किंतु वे संतोषजनक काउंटर फाइल नहीं कर पाए। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ देहरादून से जुड़ेंगे और वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र, आपसे कुछ देर में देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं उसको लेकर फाइनल सुनवाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में अगर तीर्थ पुरोहित हक हकूकों की बात की जाए या फिर जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने तो पूरी एक्ट को ही एक असंवैधानिक करार दिया गया है, अब सरकार अपना पक्ष आज रखेगी। तीनों के अगर याचिकाओं की बात की जाए तो मुख्य बिंदु आज क्या होंगे जिस पर फाइनल सुनवाई होगी? जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी उत्तराखंड हाईकोर्ट आए थे, उसके बाद सरकार से इस पूरे मसले पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था कोर्ट में जो राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है उसने अपने सरकार ने कहा है कि जो हमारा एक्ट है वो एकदम ठीक है और वो किसी भी धार्मिक मान्यताओं और जो पंडा पुरोहित है उनके हकूकों पर कहीं भी कुठाराघात नहीं करता है। हालांकि इस सारे विषय पर जो सुब्रमण्यम स्वामी है उनको अपना जवाब दाखिल करना है। हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग जिस तरह से अगर देखा जाए तो जो अन्य याचिकाएं हैं उन पर शुरू हो गई है और 12 बजे के लगभग इस मसले पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन जिस तरह से एक नई याचिकाएं कल हाईकोर्ट में दाखिल हुई है, जो केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित हैं उन्होंने भी अब साफ तौर पर सरकार से जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है और हाईकोर्ट में उन लोगों ने भी अपनी याचिका दाखिल कर दी है। उनका भी कहना है कि जो मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है, मंत्री को सचिव बनाया गया है और जो सदस्य बनाए गए हैं तमाम जो अधिकारी हैं, तो ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं मंदिरों के जो हकूक उनके हैं उन पर डाका डालना चाहती है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला आज सुनवाई पर आने वाला है या थोड़ी देर में पूरे मसले पर सुनवाई होगी, तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार और जो तीर्थ पुरोहित हैं या पंडा पुरोहित हैं उनकी जंग सीधी तौर पे हो रही है। लेकिन जब सुब्रमण्यम स्वामी शुरुआत में यहाँ याचिका दाखिल करने आए थे, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो राज्य सरकार है उसने जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है उसका भी वायलेशन किया है। हालांकि सरकार के एक्ट को समर्थन करते हुए जो रूलक संस्था है
देहरादून की, उन्होंने एक याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 14 है उसका वायलेशन नहीं करता, यानी सरकार का जो एक्ट है वो एकदम सही है। तो कुल मिला के ये है कि जो तमाम याचिकाएं हैं, 3 याचिकाएं हैं और सरकार का पक्ष है, इन 4-5 मसलों पर हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। और देखने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट से किस तरह की चीजें आती हैं। बिल्कुल, इस पर हमारी नजर रहेगी। दीपांकर भी हमारे साथ, दीपांकर भट्ट भी देहरादून से जुड़े हुए हैं। दीपांकर, अगर देवस्थानम बोर्ड की बात की जाए, शुरुआत से जब ये एक्ट आया उससे पहले बातचीत तीर्थ पुरोहितों से हुई, हक हकूकधारियों से हुई, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी। सरकार ने किसी तरह से इस एक्ट को पास करा लिया और देवस्थानम एक्ट बना दिया गया। हालांकि इससे कोई खुश नहीं था। मामला अब कोर्ट में है सरकार के लिए, और जो पंडित पुरोहित जो हक हकूकधारी है उनके लिए आज जो फाइनल डिसीजन आज से शुरू होगा वो कितना अहम है? बिल्कुल, सबसे अहम बात यह रहेगी कि ये जो सुनवाई है ये कितने दिन चलती है, 1 महीना, 2 महीना या फिर 2-4 दिन, कितनी जल्दी इसमें फैसला आता है। इसका फैसला अगर सरकार के फेवर में आया तो सरकार के लिए ये कहने के लिए होगा कि हमारा प्लान बिल्कुल सही था। हम जो व्यवस्था मंदिरों में चाहते हैं, 51 मंदिर 4 धामों को मिलाकर जो उनमें हमारी व्यवस्थाएं अब लागू होंगी। लेकिन अगर ये फैसला सरकार के एंटी आता है या इसमें सरकार के अगेंस्ट अगर फैसला आता है तो फिर बीजेपी की सरकार किस मुंह से पब्लिक के सामने जाएगी और कैसे खुद को फिर डिफेंड करेगी, क्योंकि तब कांग्रेस सीधे हमलावर होगी। क्योंकि कांग्रेस पहले दिन से कह रही है कि अगर 2022 में हम सत्ता में आए तो हम इस एक्ट को समाप्त कर देंगे, और अगर कोर्ट का फैसला गवर्नमेंट के अगेंस्ट आया तो फिर गवर्नमेंट कैसे इसे डिफेंड करेगी। तो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा झटका यह हो सकता है। तो अब फिलहाल सरकार की कोशिश यही रहेगी कि कोर्ट का फैसला उनके फेवर में आए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मान्यताओं से जुड़ा मामला है। ये धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है, जो सदियों से जो मान्यताएं चली आ रही है। 4 बड़े मंदिर है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहां लाखों हिंदू श्रद्धालुओं की श्रद्धा जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर तीर्थ पुरोहित इससे नाराज है। और 2022 में इलेक्शन है, अब से लगभग 18 महीने बाद उत्तराखंड में इलेक्शन है, और विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कई विधानसभाओं को यह मुद्दा इफेक्ट करेगा। बिल्कुल तो फिर दीपांकर, और सबसे सरकार बड़ी बात कैसे यही है कि सरकार देवस्थानम एक्ट को लेकर आई, कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रही थी कि इसको वो किसी तरह से आगे लेकर जाए और इसका इंप्लीमेंट भी हो जाए, लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया। लेकिन अब ये मामला कोर्ट में है, चुनाव सर पर है, कांग्रेस इस पर अपनी पूरी राजनीति कर रही है, हक हकूकदारी नाराज है। अब देखना होगा कि ये सुनवाई, जो फाइनल सुनवाई आज से शुरू हो रही है, वो कब तक चलेगी, किसके पक्ष में आएगी, ये देखने वाली बात होगी। आप लोगों से आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर है, यहां के रिस्पना नगर में होम क्वारंटीन में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक की देर रात मौत हुई है। युवक उत्तर प्रदेश के हरदोई से देहरादून लौटा था और यहां किराए के कमरे में रहता था। पुलिस युवक की मौत के कारणों की अब जांच कर रही है। तो किस तरह से युवक की मौत हुई, लौटा था ये बाहर से, खबर आ रही है देहरादून से। यहां के रिस्पना नगर में होम क्वारंटीन था ये युवक और अब इसकी मौत हो गई है। युवक की मौत बताया जा रहा है कि देर रात हुई है। युवक उत्तर प्रदेश के हरदोई से देहरादून लौटा था और यहां पर किराए के कमरे में रहता था। पुलिस युवक की मौत के कारणों की अब जांच कर रही है कि क्या कोरोना से इसकी मौत हुई है या फिर कोई और वजह इसके मौत के पीछे है। लेकिन बताया जा रहा है कि लड़का लौटा था उत्तर प्रदेश से, होम क्वारंटीन था और इसी दौरान इसकी अपने घर पर मौत हो गई है। तो युवक उत्तर प्रदेश के हरदोई से देहरादून लौटा था और यहां पर किराए के कमरे में था। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर तहकीकात में जुटी है। और टिहरी से खबर लेते हैं। टिहरी के ढुंगी धार चौकी इलाके में एक 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने की वजह से हड़कंप मच गया। युवक का जिला अस्पताल में बौराड़ी में इलाज चल रहा है। परिजनों ने युवक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। और हर महीने 1 दिन का वेतन काटने के फैसले से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत देने के बावजूद सरकार की टेंशन कम नहीं हुई है। वेतन कटौती का फैसला कर्मचारी संगठनों की सहमति के बाद ही लेने संबंधी हाईकोर्ट को दी गई जानकारी से कर्मचारी भड़क उठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उस संगठन का नाम बताए जिन्होंने अपनी सहमति दी है। उत्तराखंड में करीब 2.5 लाख राज्य कर्मचारी हैं, जिनमें से क्लास 3 में 1.5 लाख और क्लास 1 और 2 में करीब 60,000 के आसपास कर्मचारी हैं। इसके अलावा करीब 2 लाख के आसपास विभिन्न निगमों में कार्यरत कर्मचारी भी हैं, जिनके वेतन से 1 दिन की कटौती हो रही है।
कर्मचारी सरकार पर पहले ही एक तरफा फैसला लेते ये कटौती करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कर्मचारी भड़क गए हैं। हालांकि करीब 40,000 की संख्या में मौजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन कटौती के फैसले से राहत देने की घोषणा के बाद सरकार को उम्मीद थी कि मामला शांत हो जाएगा। सरकार की साइड से ये कहा गया है कर्मचारियों की सहमति से ही जो है ये जो एक दिन की सैलरी है काटी जा रही है। हम पुनः सरकार से मांग करते हैं इस निर्णय को तत्काल वापस ले और कर्मचारियों के जो मूल अधिकार है, वेतन पे हमारा अधिकार है, हमारे बच्चों का अधिकार है, उसको जो है तत्काल उसका निर्णय पे पुनर्विचार करें, उस निर्णय को रद्द करें। और अनलॉक 2 में कई लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अनलॉक के दौरान लॉकडाउन के दौरान कई लोग अपना रोजगार बदल चुके हैं। देहरादून में रहने वाले संजय गुप्ता ने लॉकडाउन के दौरान भजन कीर्तन का काम छोड़कर स्वयं सहायता समूह की गाड़ी चला रहे हैं। वहीं बबन नाम के युवक ने लोडर का काम छोड़कर सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। ऐसे में कई लोग हैं जिन्होंने परिवार को पालने के लिए अपने रोजगार को बदल दिया, लेकिन अनलॉक 2 में कई लोग अपने पुराने रोजगार के खुलने की उम्मीद जता रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो नए रोजगार से खुश नजर आ रहे हैं। गाड़ी जो है धीरे धीरे पटरी पे जैसे जिस हिसाब से लौट रही है, तो अगर हमारे जागरण स्टार्ट होंगे तो हम जागरण भी करेंगे और दीदी के यहाँ भी काम करते रहेंगे, क्योंकि दीदी ने बोल दिया है कि आप मतलब जो है जागरण भी करो, अपने जागरण क्यों छोड़ने। तो हमारे जागरण से जो है पूरा परिवार हमारा चलता था। हम तो वैसे ही रहा, हल्का फुल्का काम रहा, तो हम तो चाहते ही नहीं, हम तो सब्जी काम कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो अपनी गाड़ी ठीक है, अपना बाहर बच्चे पालने के लिए बस सबसे बढ़िया सुकून है इसमें काम करना गाड़ी में। ये तो मजबूरी है कि जब गाड़ी काम कर रहे हैं हम अपना। और पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है, यहां पर भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन से 2 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मलबे में दबने से 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि मलबे में कुछ जानवर भी दब गए हैं। और पूरा मामला बताया जा रहा है कि मुंसियारी के दाखिम गांव का है, जहां पर भूस्खलन से 2 मकान टूट गए हैं। कोविड-19 की वजह से पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं हो पा रहे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दल अपने माध्यम से जनता से जुड़कर राजनीति तो कर रहे हैं, साथ ही अपनी मौजूदगी भी लगातार दर्शा रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी नए तरीकों से जनता से संपर्क साध रही है और बीजेपी हाईकमान के निर्देशों पर विधानसभा वॉर वर्चुअल रैली कर जनता से संपर्क कर रही है। और बीजेपी नेता भी कहते हैं कि पार्टी लगातार लोगों से जुड़ रही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में फिसड्डी साबित हो रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी से ज्यादा जनता के बीच और धरातल पर जाकर कांग्रेस काम कर रही है। प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में कोई भी दल खुद को पीछे नहीं रखना चाहता। हमने वर्चुअल रैली करी, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करी, तो कांग्रेस ने कोशिश करी कि वो हमारे इस बात का उत्तर दें और फेसबुक लाइव उन्होंने चलाया, लेकिन पहले ही दिन फेसबुक लाइव फ्लॉप चला गया। यहां तक कि उनके जो सबसे बड़े नेता हैं श्री राहुल गांधी, उनके फेसबुक लाइव पर भी उनको लाइक नहीं मिला। सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम कांग्रेस के लोग जो हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पर अपनी बात को पब्लिक के सामने रख रहे हैं और उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है। और बीजेपी के दलित विधायक देशराज कर्णवाल ने अपने नाम में बदलाव की सूचना विधानसभा अध्यक्ष को दे दी है। हरिद्वार के विधायक कर्णवाल ने कहा कि मेरे नाम के साथ चमार लगाया जाए। उन्होंने कहा कि मैं चमार जाति को सम्मान दिलाना चाहता हूं। तो हम आपको खबर एक बार फिर से बता दें कि बीजेपी के दलित विधायक देशराज कर्णवाल ने अपने नाम में बदलाव की सूचना अब विधानसभा अध्यक्ष को दे दी है। हरिद्वार से विधायक है कर्णवाल और उन्होंने लिखा कि मेरे नाम के साथ चमार लगाया जाए। उन्होंने अपने नाम के साथ चमार जोड़ा है, इसमें बदलाव किया है। विधानसभा अध्यक्ष को इसके बाद की जानकारी दे दी है और इसके पीछे का तर्क उन्होंने दिया कि मैं चमार जाति को सम्मानित करना चाहता हूं, सम्मान दिलाना चाहता हूं। और उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के ग्रामीणों ने विस्थापन की स्वीकृति को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है। साल 2010 के विनाशकारी आपदा में गंगा घाटी और भटवाड़ी गांव के बाजार को भारी क्षति हुई थी और कई परिवार बेघर तक हो गए थे, जिसकी फाइल शासन में आज भी लटकी पड़ी है। अब भटवाड़ी के 49 परिवारों के विस्थापन की स्वीकृति मिल गई है। सरकार ने 4,50,000 नगद धनराशि और अलग से जमीन की व्यवस्था की है।
हमने उसके जो है पुनर्वास के लिए जो है पूरा जो है 4 लाख रुपए जो है उनके जो है पुनर्वास मकान बनाने के लिए दे दिया है, जो दे दिया मतलब स्वीकृत हो गया है। आने वाले समय में उनको जो है 15 लाख रुपए 15,000 रुपये जो है उनकी छानियों के लिए दिया है। 10,000 रुपये उनको जो सामान ले जाने शिफ्टिंग वगैरह उसके लिए दिया है। मैंने उस समय भी जो 10 में जो है वहाँ की उनकी बिजली दी है। और कोटद्वार की खूब नदी में चल रहे चैनलाइजेशन के काम को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच प्रशासन और संबंधित विभागों ने नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान राजस्व, सिंचाई और वन विभाग समेत खनन विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान पानी की निकासी के साथ ही आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा न हो, इस पर भी जल्द सुरक्षा व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। साथ ही कुछ 2 या 3 स्पॉट ऐसे मिले जहाँ पे अभी बारिश अगर थोड़ा बढ़ती है तो खुदान होने के कारण जल जमाव की स्थिति हो जाएगी और जल निकासी के लिए जगह नहीं मिल सकती है, तो जिस कारण पानी इधर उधर जा सकता है। उसको भी एहतियात के तौर पर उन जगहों को चिन्हित कर दिया गया और बाकायदा इनको अपनी अपनी रीच में ऐसे जगहों को जो चिन्हित किया गया ज्वाइंट टीम के द्वारा, वहाँ पर उनको बताया जा रहा है कि इसकी निकासी करें ताकि नदी को अपने निकलने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। समय के मुताबिक पहाड़ के कई लोक परंपराएं गायब होती चली गई। इन्हीं में से एक है मानसून से जुड़ी हुड़की बोल की परंपरा, लेकिन कुछ लोग आज भी इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। खोले दे माता, खोले भवानी, धार में केवड़ा। पहाड़ में रिमझिम फुहारों के बीच सीढ़ीनुमा खेतों में धान की रोपाई का दौर जारी है और इस धान की रोपाई से जुड़ी पहाड़ की ये हुड़की बॉल परंपरा, जिसे नैनीताल के सरियाताल गांव के ग्रामीणों ने आज भी जिंदा रखा है। हुड़की बॉल में एक शख्स हुड़के की थाप पर गीत गाता है और रोपाई कर रही महिलाएं उसके साथ सुर में सुर मिलाती है। यह नाचगाई बड़ी हमारी संस्कृति है और नाचगाई बड़ी और एक आदमी हुड़के बजो पछिल सब जानी है झाड़ कहते बनी और भेड़ को नहीं भगवान नाम ले लेनी और मैं फसल सही है और सब परिवार सही है। हुड़के की थाप के साथ पहाड़ी बोली में गाए जा रहे लोकगीत उत्तराखंडी संस्कृति का अहम हिस्सा है। इन गीतों के सुर मुश्किल रोपाई को बेहद आसान बना देते हैं। ये पहाड़ी संस्कृति है, इसमें हम भगवानों के भजन करते हैं या पहाड़ी लोकगीत गाते हैं, जिससे कि हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। इसमें हमारे यहाँ बहुत सारी वो होते हैं, जैसे लास्ट में आलू के गुटके भी बनते हैं और हमारे यहाँ सब लोग मिलजुल वेले काम का करने। पहाड़ की ये सुरीली रोपाई आपसी मेलजोल बढ़ाने का अनोखा जरिया है, लेकिन इसके बहाने पूरे गांव के लोग एक साथ मिलकर रोपाई करते हैं और एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और केदारनाथ धाम की कई रहस्यमय कहानियां हैं। महाभारत काल से लोग अपने अपने तरीके से सुनाते हैं, लेकिन आज हम आपको उन कुंडों का रहस्य बताएंगे जो शिव की कहानी सुनाते हैं, जो किसी शक्ति के होने का एहसास कराते हैं। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब नजदीक जाकर उन रहस्यों को अपने कैमरे में कैद किया तो मन में सवाल उठा कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या जो कुछ हम देख रहे हैं वो उसके पीछे कोई शक्ति है? ओम नमः शिवाय, बोल बम, बोल बम। इन तस्वीरों को देखने वाले लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इस कुंड के अंदर निकलने वाले बुलबुले की जो कहानी सुनाई जाती है वो सच है। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि एक संयोग हो और इसके पीछे कोई विज्ञान काम करता हो। लेकिन श्रद्धालु तो शिव में भरोसा रखते हैं और यहाँ की कहानियों में यही बताया गया है कि शिव का जाप करने पर इस कुंड में बुलबुले निकलने लगते हैं। ओम नमः शिवाय, बोल बम, बोल बम। न्यूज़ 18 की टीम इसी रहस्य को समझने के लिए केदारनाथ पहुंची थी। केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्य का मुआयना करते हुए यहां की भव्यता को अपने कैमरे में कैद करते हुए हम इस रहस्यमय कुंड के पास पहुंचे।
एक छोटे से मंदिर के बाहर हमें घंटी दिखाई दी। जब हमने अंदर झांका तो दीवारों पर काई थी और अंदर एक मूर्ति थी जिस पर पुजारी ने माला डाली हुई थी। इसे लोग चमत्कारी रेतस कुंड के नाम से जानते हैं, जिसमें केदार धाम का एक रहस्य छिपा हुआ है। पुजारी के दावों को हमें कैमरे में कैद करना था। हमने पुजारी से पूछा कि क्या इस वक्त भी शिव का जाप करने से बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे, तो तीर्थ पुरोहित ने दावे के साथ हामी भरी। फिर हम इस छोटे से मंदिर के अंदर कुंड के रहस्य को समझने के लिए पहुंचे। केदारनाथ धाम में आज भी कई रहस्यमय मंदिर हैं और इन्हीं रहस्यमय मंदिरों में से एक मंदिर है रेतस कुंड मंदिर। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, 2013 की आपदा में ये मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था और यहाँ पूरा मलबा बैठ गया था। लेकिन इस मंदिर का जो सबसे ध्यान आकर्षण करने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें एक रहस्य है। यहाँ पर ध्वनि जो है रिफ्लेक्शन करती है और यहाँ पर इस मंदिर के बारे में बोला जाता है और आज भी यहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पे दिखता भी है कि यहाँ पर ध्वनि जो उच्चारण जो हम करते हैं किन कुछ शब्दों का, उसके बाद यहाँ रिफ्लेक्शन के तौर पर यहाँ पर बुलबुले जो है पानी से उठते हैं। जैसे कि ओम नमः शिवाय अगर हम जो है उच्चारित करते हैं या हर हर महादेव इस तरह का उच्चारण हम करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बुलबुले जो हैं पानी में साफ तौर पर आप देख सकते हैं उठ रहे हैं। क्या आपने गौर किया, जब न्यूज 18 संवाददाता इस कुंड के बारे में बता रहे थे तो इसके अंदर से कोई बुलबुला नहीं निकल रहा था और जैसे ही शैलेंद्र सिंह रावत ने शिव का नाम लिया, कुंड से बुलबुले निकलने लगे। एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पर इस मंदिर के बारे में बोला जाता है और आज भी यहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पे दिखता भी है कि यहाँ पर ध्वनि जो उच्चारण जो हम करते हैं किन कुछ शब्दों का, उसके बाद यहाँ रिफ्लेक्शन के तौर पर यहाँ पर बुलबुले जो है पानी से उठते हैं। शैलेंद्र 13 सेकंड तक लगातार बोलते रहे लेकिन एक भी बुलबुला नहीं दिखा। जैसे कि ओम नमः शिवाय अगर हम जो है उच्चारित करते हैं या हर हर महादेव इस तरह का उच्चारण हम करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बुलबुले जो हैं पानी में साफ तौर पर आप देख सकते हैं उठ रहे हैं। और ये एक बड़ा चमत्कार इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, चमत्कारिक मंदिर ये है। यानी कुछ तो है इस मंदिर के अंदर, वो क्या है, यही रहस्य है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये शिव की शक्ति है और उन्हें विश्वास है कि शिव अपने भक्तों को इसी तरह दर्शन देते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसका जो है कि काम पूरा नहीं हो पाया, इसका पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना है और सैन सफाई बची हुई है, आपदा आई थी और सैन सफाई पूरी हो नहीं पाई, इस कारण जो है कि हो नहीं रहा। लेकिन अभी भी है प्रत्यक्षदर्शी, अभी भी हम देख रहे हैं, अभी भी आपने देखा है, अभी भी हो रहा है। हजारों साल पहले जिस टेक्नोलॉजी से ये मंदिर बना था, जिसके कारण जो है यहाँ पे ध्वनि का जो है उच्चारण उसका रिफ्लेक्शन होता है वो बड़ा चमत्कारिक है और वो जो है ध्यान आकर्षण कर सकता है। कई भक्तों की इसमें श्रद्धा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बुलबुले उठ रहे हैं। लेकिन अभी जो है जिस तरह से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं तो इस मंदिर का भी भविष्य में पुनर्निर्माण होगा और दुनिया भर में इस मंदिर की ख्याति फैलेगी, क्योंकि जिस तरह की प्रत्यक्ष यहाँ पर देखने को मिलता है और जो प्राचीन काल ये मंदिर है तो एक बड़ा जो है भक्तों के लिए ये सौगात भी है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण करके भक्तों को दिखाया जाए कि किस तरह से देवभूमि में ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ पर इस तरह की ध्वनि रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह का प्रतिबिंब के तौर पर यहाँ पे बुलबुले नजर आते हैं और इन शब्दों के साथ नजर आते हैं। तो ये जो है काफ़ी चमत्कारिक एक बात हो सकती है। शैलेंद्र सिंह रावत, न्यूज 18, केदारनाथ धाम। और उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें आज से 3 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है, जो पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज और मंगलवार को कुमाऊं के नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक मंगलवार को देहरादून में कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही टाइगर रिजर्व में कई जगह लेंटाना उगाई है। लेंटाना के चलते टाइगर हैबिटेट को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए अब कॉर्बेट में लेंटाना उन्मूलन कर यहां के ग्रासलैंड विकसित किए जा रहे हैं। वर्तमान में यहां ढिकाला, बिजरानी, झरना और कालागढ़ के करीब 800 हेक्टेयर में यह कार्य किया जा रहा है। हैबिटेट मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और कैंपा से कॉर्बेट को फंड मिला है।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या और इसके हैबिटेट को देखते हुए ग्रासलैंड जो है यहाँ की इकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और यहाँ के ग्रासलैंड जो है वो बड़ी संख्या में हर्बीवोर्स को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण यहाँ टाइगर्स की जो संख्या है वो लगातार हर सेंसस में बढ़ती रही है। तो अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।